पाकिस्तानी कम्युनिटी के अपने सारे बुजुर्गों, अपने भाइयों और दोस्तों, आप सबका दिली तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़े थोड़े से वक्त में हमने आपको दावत दी, आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला है, तशरीफ़ लाए हैं, आपने मेरी इज़्ज़त अफजाई की है, आपने एम्बेसी को इज़्ज़त दी है। मैं आप सबका दिली तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पाकिस्तान एम्बेसी की टीम को भी अप्रिशिएट करूँगा कि बड़े थोड़े टाइम में आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा दोस्त अहबाब को सारों को इकट्ठा किया है, मुझे चंद गुजारिशात आपसे करने का मौका फराहम किया है। तो बहुत सारे चेहरे मेरे जाने पहचाने हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे अजीज हैं, लेकिन कुछ दोस्तों से आज मुलाकात हो गई तो ये भी एक सबब होता है, किसी बहाने मुलाकातें हो जाती हैं। आज दिन को मेरी मुलाकात हमारे जो पाकिस्तानी या कश्मीरी भाई इधर रहते हैं, दो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने कश्मीरियों की बनाई हैं जो कश्मीर के काज को सपोर्ट कर रही हैं। मैं अपनी गुजारिशात यहाँ से ही शुरू करना चाहता हूँ कि कश्मीर पाकिस्तान का वो मसला है जो पाकिस्तान की आज़ादी के रास्ते में रुकावट अब बना हुआ है। मुकम्मल तकमील आज़ादी की तभी होती है जब कश्मीर आज़ाद। ये हमारा एक कौमी मौक़िफ़ है, हुकूमतों से हट के पाकिस्तान का ये कौमी मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान की आज़ादी कश्मीर की आज़ादी से मुंसलिक है। कश्मीर आज़ाद होगा तो पाकिस्तान हकीकी मानों में आज़ाद होगा। कश्मीर के इशू के ऊपर हिंदुस्तान ने मुसलसल कई दहाइयों से अपने वादे उससे इन्हिराफ किया है। ताकत के घुमंड में और जोर पे उन्होंने कश्मीरियों की आवाज़ को दबाना चाहा है, उनके जज्बा आज़ादी को सर्द करना चाहा है, लेकिन उनके जज्बा आज़ादी को दबाना चाहा है, उनके हौसले तोड़ने चाहे हैं और फिर मुख्तलिफ हीलो बहानों से कश्मीर का स्टेटस बदलना चाहा है। और मकसद उनका सिर्फ एक ही है कि वो वादा दुनिया के किसी और मुल्क ने नहीं, हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीरियों से किया था, जो हिंदुस्तान की पार्लियामान ने कश्मीरियों से किया था और जिस पे अक़वाम आलम गवाह है, यूएन उसका सिग्नेटरी उसका गवाह है। और आज हम सारी दुनिया को यही बात याद कराते हैं कि दुनिया के बहुत सारे मसाइल के ऊपर तवज्जो हो रही है और होनी चाहिए। अफ्रीका हो, यूरोप हो, एशिया हो, इन ममालिक के अंदर कोई प्रॉब्लम अगर आता है तो सारी वर्ल्ड कम्युनिटी और यूएन जो है वो फौरी तौर पे मूव करते हैं। यही मकासद थे इन इदारों के बनाने के। लेकिन कुछ हल तलब मसाइल वो भी हैं जिनकी तरफ अक़वाम आलम की तवज्जो नहीं है। तो हमारा हमेशा उनसे तकाजा ये रहता है, जद्दोजहद ये है, वो शेर है ना कि गुल फेंके हैं औरों की तरफ बल्कि समर भी, ए खाना बरंदाज चमन कुछ तो इधर भी। यानी यूएन वालों को और अक़वाम आलम को ये याद कराते रहना है, आपने भी, हमने भी, हुकूमत पाकिस्तान ने भी, कि ये कश्मीर के हमारे बहन भाई, इनके साथ किए हुए आपके वादे भी आपके वादे हैं, अक़वाम आलम के वादे हैं, हिंदुस्तान की पार्लियामान के वादे हैं, और वो अपने वादों से मुफर कर रहे हैं। न तो वो कश्मीरियों की आवाज को जबर से दबा सके। 1 लाख से जायद शहादतें हो चुकी हैं और शहादतें तवातर से हो रही हैं। शहादतों से बड़ी कुर्बानियां भी कश्मीरियों को देनी पड़ी है, जिनका जिक्र करना हौसला नहीं पड़ता। किसी तरीके से भी कश्मीरियों के हौसले टूट नहीं सके और हमें सलाम करना चाहिए उन्हें, क्योंकि कश्मीर का मसला, कश्मीर का मुकदमा हमारे कश्मीरी भाइयों ने अपने खून से उसको जिंदा रखा हुआ है, अपनी कुर्बानियों से उसको जिंदा रखा हुआ है। मेरी एक आप कम्युनिटी से गुजारिश होगी, हुकूमत पाकिस्तान कोई भी हो, किसी की भी हुकूमत हो, कभी भी कश्मीर हमारे एजेंडे से साइड लाइन नहीं होता। आज दिन को भी मैंने दोस्तों से गुजारिश की
कि कभी कभी लगता है कि यार ये गवर्नमेंट फलां गवर्नमेंट कोई ये गवर्नमेंट जो है इसने कश्मीर के ऊपर जरा कमजोर मौकफ रखा है, इसका इतना फोकस उधर नहीं है। तो ये हमारी जिंदगियों में भी होता है। कभी जिंदगी में सुख होते हैं, कभी तकलीफें आती हैं, कभी कारोबारी तौर पे बेहतरी होती है, कभी किसी चीज को प्रेफरेंस आ जाती है, कभी किसी चीज को। तो कुछ अरसे के लिए अगर उतनी ज्यादा शिद्दत के साथ वो मामला जिस तरह हमारी तवक्को है अगर किसी जगह नहीं उठाया गया, तो इवन देन ये कभी नहीं है कि हम कश्मीर के बारे में कुछ भूले हुए हैं, हमें कश्मीर पर से पुष्ट डाल दिया गया है, ऐसा कतई नहीं है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और हम दिफाई तौर पे अपना जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो सिर्फ दिफा के लिए है, हम अटैक के लिए नहीं है। हमारे पास जो हथियार है, हमारा क्लेम सिर्फ यह है कि हम अपनी आज़ादी, अपना दिफा चाहते हैं। हम किसी मुल्क के बारे में कोई जारहाना रवैया, कोई अज़ाइम नहीं रखते। ये हमारा एक पीसफुल नेशन के तौर पर कमिटमेंट है। हाँ, जब जब हम पे अटैक हुए, जब जब हमारी आज़ादी को सलब करने की कोशिश की गई, हमने मकदूर भर उसके जवाब दिए हैं और देने को तैयार हैं। हमें ये जद्दोजहद जो कश्मीर की है, इसमें अपने कश्मीरी भाइयों को सपोर्ट करना है। वो अक़वाम आलम में जाके हुकूमत पाकिस्तान करेगी। आप भी, आज मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे हमारी कश्मीर की 2 तंजीमें काम कर रही हैं और दोनों अपने अपने तय और कलेक्टिवली और पाकिस्तानी कम्युनिटी को साथ मिला के वो कई इवेंट्स करते हैं जो कश्मीर के हवाले से 5 फरवरी है, अगस्त का महीने में होता है, बाकी दिन होते हैं। तो उसमें मेरी गुजारिश होगी आपसे कि आप उनके फंक्शंस के लिए, उनके जो तहरीक होती है उसके लिए थोड़ा थोड़ा वक्त निकालिया कीजिए, उनकी आवाज़ को बैक रहा कीजिए। जितने लोग किसी काज के लिए किसी जगह पे इकट्ठे होंगे, आज आप यहाँ इकट्ठे हैं, मेरा मान बड़ा है, मेरा दिल बड़ा हुआ है, यही को बंदा देखेगा तो उसको और हौसला होगा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी खड़ी है। और जब हम वो स्लोगन जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का और बका का और हमारी जिम्मेदारी का स्लोगन है, उसका बैनर हाथ में लिए खड़े होंगे और बड़े लोग ज्यादा तादाद में खड़े होंगे, तो यकीनन उसकी आवाज़ बड़ी होगी। ये कौमें उसी चीज़ को देखेंगी कि हाँ, ये पाकिस्तानी कम्युनिटी, ये 2000, 4000, 5000 बंदा इकट्ठा होकर आया है, तो इस मुतालबे में जान है। तो ये उनकी लीडरशिप का इशू नहीं है, उनकी सियासत नहीं है। मैं तो बात सियासी करूंगा, मैं सियासी कारकुन हूँ, मेरा तो मुफाद हो सकता है, उनके मुफाद नहीं है। वो अपनी एक कौमी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनका साथ दीजिए। आप एमएनए बनाते हैं, एमपीए बनाते हैं, चेयरमैन, उन्हीं ने जाके आगे बड़े हाउसेज बनाने होते हैं ना। कौमी असम्बली बनेगी, वहां से आपकी हुकूमत बनेगी, वहीं से वजीर बनेंगे, वजीर आजम बनेंगे। अच्छे बनेंगे, बुरे बनेंगे तो बात का फैसला है ना, वहीं से बनने, इदारे वही हैं। अब वहां हम भेज क्या रहे हैं और किस बुनियाद पे भेज रहे हैं, उनसे क्या तवक्को लेके भेज रहे हैं। फर्ज करें मैं खराब आदमी हूं, 2 नंबर हूं, गलतियां करता हूं, मेरा माजी है, मैं आगे पहले रहूं, मेरे वालिद साहब रहे, चचा रहे। आप ना जानते होंगे लाला मूसा वाले, खारियां वाले, वो तो जानते हैं ना मैं क्या हूं। और अगर मैं बुरे किरदार का हूं और मेरे खानदान का किरदार भी ठीक नहीं है, इसके बावजूद आप मुझे वोट दे देते हैं, मैं आपकी बिरादरी हूं, मैं किसी वजह से आपसे वोट ले लेता हूं, मेंबर बन जाता हूं, और आप मुझसे तवक्को करते हैं। इसी तरह बाकी हल्कों में होता है, और मुझसे तवक्को होती है कि अब इसको बहुत अच्छा इंसान बन जाना चाहिए, इसको यूरोप के जो सियासतदान है उनकी तरह बिहेव करना चाहिए। तो भाई, क्या मेरे दिमाग में कोई चिप लगी है जिसके अंदर प्रोग्राम था पहले खराबी का, अब आपने वो डिलीट कर दिया, अब आपने नया प्रोग्राम डाल दिया? कोई क्या किया? क्या मेरे दिमाग में कोई चिप थी जो आपने निकाल के नई अच्छे बंदे की चिप डाल दी है? ऐसे तो नहीं है, बल्कि आपने तो मुझे और जुर्म करने का हथियार दे दिया। पहले मुझे कम पकड़ होती थी, एमएनए बन गया, अब और बिल्कुल नहीं होगी। उससे आगे जब वजीर बन गया तो बिल्कुल ही फारग हो जाऊंगा, आजादी हो जाएगी मुझे। तो फिर आप गौर कीजिए आपने क्या किया। हमें अपने आप को देखना है कि हमने क्या किया। लेकिन हजरात, गुजारिश ये है, वो कहते हैं एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताबुखा के काशगर। ये दुनिया की 2 इंतहाएं हैं, उनके सारे मुसलमान एक हो जाएं, क्योंकि भाई भाई हैं। यही कहते हैं ना, जब है ना भाई भाई। अपने गांव के किसी कमजोर बंदे को अपने साथ बैठ बिठा के खाना खाते,
अपने बराबर बैठने देते हैं, उससे रिश्तेदारी करते हैं, आप उसको हकीर समझते हैं, उसको कमतर समझते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि हम ना अल्लाह के दीन पे अमल करें, ना दुनिया के कानून पे अमल करें और कहें कि हमारा मुल्क ठीक हो जाए? कैसे होगा? ये दुआओं से नहीं होना। अगर सिर्फ दुआओं से होता तो सारी दुनिया के मुसलमान जाकर खाना काबा के गुलाफ को पकड़ के दुआएं मांगते, मसला हल हो जाता। अगर दुआओं से होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं मांग के कह देते बस ठीक है, ठीक हो गया, तो हो जाता। उस वक्त उनकी दुआओं से तो हो जाता। आपने भी नहीं मांगा, आपने भी ये नहीं कहा कैसा होगा। आपने कहा ये अमल का रास्ता है, इस पे चलना है, वो रास्ता जो मुसलमानों के लिए भी है और दीगर अक़वाम के लिए, दीगर मज़ाहिब के लिए भी है। इबादत आपके लिए है, रास्ता सारी कौमों के लिए। हम उस रास्ते पे नहीं चल रहे। आज हमारे यहाँ नफरतें हैं, लड़ाइयां हैं, पाकिस्तान के हालात बिगड़े हुए हैं। नेचुरली आप सब परेशान हैं, सियासी लड़ाई हो रही है, मुआशी तौर पे हम बहुत बड़े मसाइल का शिकार हैं। तो ये मसाइल कोई एक दिन में, एक साल में, 6 महीने में तो पैदा नहीं हो गए। ये भी नहीं है कि पिछले 4 साल में सारे मसाइल पैदा हो गए। ये तो पिछले कई दहाइयों से चल रहे हैं और ये पाइल अप हो रहे हैं। होता क्या जा रहा था कि हम उससे आंखें चुरा के काम चल रहा था हमारा। पहले हमें सीटों सेंटों में पैसे मिल जाते थे, फिर हमें रूस अफगानिस्तान में आ गया, उसने आके लड़ाई शुरू कर दी, हमें मदद मिलनी शुरू हो गई, अफगानियों को माल मिलना शुरू हो गया, हमारे यहाँ डॉलरों की बरसात हो गई, हमें कर्ज भी आसानी से मिलने लगे। हमने भी कहा ठीक है, रियासत का काम चल रहा था। बंदा आसानी से मेहनत नहीं करता। आप हालात बदलने आए थे। कोई पाकिस्तान से खुशहाल बंदा भी अरब निकला था। हम सारे अपने हालात बदलने आए थे, बदले, अल्लाह का फजल है, आपने पाकिस्तान भी बदला। लेकिन मेहनत हमेशा बंदा मजबूरी से करता है, ये शौक नहीं होता इसका। हमारा मसला यह है कि हमें आसानी से दौलत मिलती रही, हमारे खाते में लिखा जाता रहा, लेकिन हमें आसानी से दौलत मिलती रही और आज वो दौलत के पहाड़ पाइल अप हो गए हैं हमारे खिलाफ कर्जे की सूरत। तमाम हाज़रीन महफिल को मैं पाकिस्तान एम्बेसी की जानिब से यहाँ पे खुशामदीद कहूँगी। हमारे लिए एजाज़ की बात है कि कमर-ज़मान कायरा साहब इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। मुझे 8-10 साल तो हो गए हैं फील्ड में और मैं बिल्कुल खुलूस नीयत से कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा लगता है जब हम पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल सियासतदानों से मिलते हैं, जिनका एक ज़हनी मेयार होता है, जिनसे बात करके गुफ्तगू का एक सब्सटेंस महसूस होता है और आपको सीखने को मिलता है। कायरा साहब, मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में ये जो इशू है फाइलर और नॉन फाइलर का, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। एक बंदा जो है वो फाइलर होना चाहता है, वो अपने एहसास से जो है वो डिक्लेयर करना चाहता है और गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहता है। और एक बंदा है कि वो फाइलर नहीं होना चाहता, लेकिन जो होना चाहता है उसके लिए जो है वो कोई इस तरह का मखसूस इदारा नहीं है। जहाँ के जैसे मेरा तल्लुक गुजर खान से है, वहाँ पे मैंने कोई इस तरह का इदारा नहीं देखा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि वो बंदों को कहे कि आप आए और फाइलर हो। वहाँ पे एक छोटी छोटी सीटों पे कोई वकील बैठा हुआ है, कोई उसका चौकीदार बैठा हुआ है, कोई उसका क्या बैठा हुआ है। वो किसी से 5,000 लेते हैं, किसी से 10,000 ले रहे हैं। कोई बंदा एक दिन के लिए फाइलर हो रहा है और कोई बंदा 1 साल के लिए फाइलर हो रहा है। तो ये एक तो दोगली पॉलिसी है, समझ नहीं आ रही। ये ऐसे है कि ये जो नॉन फाइलर को फैसिलिटी दी गई है ना कि आप नॉन फाइलर होते हुए टैक्स जमा करा दें, ये खिड़की लगाते हैं। बुनियादी तौर पे एक दफ़ा नेट में आप आ गए ना, उसके बाद फिर आपको पूछ लेंगे कि अच्छा आप जरा फाइलर बन गए हो, तुम आ जाओ उसमें। ये मुख्तलिफ तरीके होते हैं। मैं गुजारिश, आप है ना चांद, बाकी लोग नहीं आना चाहते। दूसरी गुजारिश यह है कि क्या आप यहाँ पे टैक्स का काम, आप में से कोई खुद अपनी टैक्स रिटर्न करता है? सबसे पहला और बड़ा मसला हमारा जो कि PIA का है और जिस पे हम पाकिस्तान कम्युनिटी डेनमार्क ये मुतालबा करती है कि उसको फिर फोर बहाल किया जाए और उसकी फ़्लाइट को दोबारा ऑपरेट उसी तरीके से किया जाए जैसे पहले कोपेनहेगन में और फिर ओस्लो में, दोनों जगह वो आती थी, ऐसे उसको बहाल किया जाए। ये सबसे बड़ा हमारा मुतालबा है। और हमारा दूसरा मुतालबा, ये मुतालबे तमाम पाकिस्तान कम्युनिटी डेनमार्क की तरफ से है। दूसरा मुतालबा यहाँ पे कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले जो एक एग्जम्पशन की मोहर हुआ करती थी, जिनके पास पाकिस्तानी साथ लोग जो डेनिश पासपोर्ट, स्वीडिश पासपोर्ट या नॉर्वेजियन पासपोर्ट रखते थे, उनको एक स्टैंप लग जाती थी। जब इन्होंने पाकिस्तान जाना होता था
तो उस पर वो सफ़र करते थे। मैं उसका भी मुतालबा करूँगा कि वो फुल फोर्स उसका भी बहाल किया जाए। तीसरा हमारा बड़ा मुतालबा है कि हमें बहुत बड़ा मसाइल के हमारी डेड बॉडीज़ जो कि यहाँ से यूरोप से जाती थी, जिसको PIA फ्री लेके जाता था, फ्री PIA बंद होने की वजह से उसके हमारे बड़े मसाइल बन गए हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि PIA जिनके साथ ये ऑपरेट कर रहे हैं फ़्लाइट्स के साथ, उनके साथ वो मुआहदा करें। जब तक PIA बहाल नहीं होती उस वक्त तक वो हमारे साथ ये मुतालबा जो है ये इसको मैं सामने रखता हूँ। उसके बाद हमारा मुतालबा सबसे बड़ा एक और भी है जो कि हमें कैटेगरी 5 में डाला हुआ है डेनमार्क में। और आपको पता है कैटेगरी 5 में जो लोग हैं, जो मुल्क आते हैं, उनके लिए उनके वीज़ों के मसाइल और चीज़ों के मसाइल बढ़ते हैं। तो हम पहले कैटेगरी 3 में थे। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस और पाकिस्तान एम्बेसी इस पे काम कर रही है। मैं ये भी मुतालबा करूँगा पाकिस्तान कम्युनिटी की तरफ से कि उस कैटेगरी को भी कम करके कैटेगरी 3 में डाला जाए। मैं एक चीज़ ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि ये जो जिस घर में हम बैठे हुए हैं, पाकिस्तान एम्बेसी और PIA, ये तोहफा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था 1974 में। उस वक्त तो मेरा ख्याल है बहुत कम तादाद थी, उस वक्त बहुत कम तादाद थी। और अब तो हमारी तादाद नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन में 1 लाख से ऊपर चली गई है। तो हम चाहेंगे कि PIA जो है वो ज़रूर। और दूसरा जो हमें तोहफा चौधरी शजात साहब ने दिया था, वो उसको भी नहीं भुलाना चाहिए। जो डेड बॉडी उन्होंने फ्री की थी, उन लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए जो ओवरसीज़ के लिए काम करते हो। तो मेरी ये मुतालबे जो जितने मैंने पेश किए हैं, ये पाकिस्तान कम्युनिटी डेनमार्क की तरफ से है। कारा साहब, मैं एक बार फिर आपको दिल की इताअत कराने से खुशआमदीद कहता हूँ। और आपकी आवाज़ की तरफ से माशाल्लाह आपने बड़ी खूबसूरत बातें की। आपने कश्मीर की बात की क्योंकि आप अमूर कश्मीर से आपको तल्लुक़ है। उसके बाद आपने बहुत सारी बातें हमें बताई जो सोशल मीडिया पे मिलती थी या लोग एनालाइज नहीं कर सकते थे, वो भी अच्छा लगा। तीसरा हमें लगा कि आज कोई हम तबलीगी जमात के इत्माद में आए हुए हैं। चौथा जो मेरी बॉटम लाइन सवाल यह है कि हमेशा ही हम लोग मुतालबात रखते हैं। जिस तरह मुजीबुर रहमान कुरैशी साहब आपकी जमात के सदर हैं, हमारी कम्युनिटी फोरम का हिस्सा भी, सारी सियासी जमातें, मजहबी जमातें कम्युनिटी फोरम का हिस्सा है। हमारा जो मुतालबा जब भी हम करते हैं, ज़िम्मेदार लोग, हमें आपकी नीयत पर ज़रा बराबर भी कोई शक नहीं। जब भी हम मुतालबा करते हैं इसी तरह के हमें जवाब मिलते हैं। साद रफीक साहब से मैं पार्लियामेंट हाउस में मिल रहा था तो मैंने यही मुतालबे रखे कि मैंने छाड़े राज्य यार को अपना काम के दस। तो जब हम इतनी सीरियस किस्म के वजीर होते हैं, हमारे नून के जहाँ सफर साहब भी मौजूद हैं, इनकी भी साथ साहब से हुई है। तो कायरा साहब अगर चौधरी शुजात साहब हमें डेड बॉडी का कर सकते थे, होता है कम बिल होनी चाहिए। हमारी लगता है कोई बिल ही नहीं है। मैं जब जिम्मेदारों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं जी हमारे और बड़े सारे मुद्दे। मैं आपको इंटरप्ट करने माफ़ी चाहता हूँ। एक चीज़ देखिए, अगर तो ये काम ख्वाजा साद रफीक ने करना है और उसकी वजह से रुकाया था, वो अभी करा देता। मैं अभी यहाँ से फ़ोन करता हूँ, ऐलान कर दें। लेकिन अगर ये काम यहाँ की, यूरोप की और अमेरिका की सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ ने रोका हुआ है और इनको सेटिस्फाई करना है, तो इनके साथ तो आप मुज़ाकरात करेंगे, मीटिंग्स करेंगे। हमारा फॉरेन ऑफिस भी कर रहा है, ख्वाजा साहब भी कर रहे हैं, हमारे डिफेंस फोर्सेस के जो लोग इसमें शामिल हैं वो भी कर रहे हैं। और ये सिंपल नहीं है, ये इनको राज़ी करना है। अगर तो वहाँ बैठे हुए कई शुजात साहब ने इसलिए कर दिया कि ये उनका फैसला था, वज़ीर आज़म थे या वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने फैसला करना था, अनाउंस कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इम्प्लीमेंट हो गया। अब यहाँ इन्होंने करना है फैसला, इस वजह से उन्होंने आपको कहा होगा काम वो शुरू से कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, उनके सामने भी रखें क्योंकि आप पुराने कारकुन हैं, आप हमारी बातों को अच्छी तरह समझते हैं और दिल की बात समझते हैं। हमारा जो वज़ारत ख़ारजा से हमारे मुतालबात हैं वो तो बिलावल साहब खुद हल कर सकते हैं, उन्हें तो पूछने की जरूरत भी नहीं है। क्या ये खासकर जिस तरह हमने एग्जामिशन की मोर की बात की, जिस तरह हमारे मैं तो उस पर बात उनसे करूँगा, लेकिन अब एग्जामिशन की मोर वाला मामला दो तरह हल हो चुका है। एक माजी का काम था, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं, लेकिन अगर आपके पास पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड है तो आप जिस भी पासपोर्ट होल्डर हैं आप पाकिस्तान में दाखिल हो सकते हैं उस कार्ड की बुनियाद पर। दूसरा, आपका नॉर्वे वालों का और बहुत सारे ममालिक का पाकिस्तान के साथ अब डुअल नेशनलिटी का इशू हो गया है। अब अपना पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनवाइए, अपना पासपोर्ट बनवाइए, अपनी शरीयत बहाल कीजिए। इससे न सिर्फ ये मसला हल होगा बल्कि आपके अदरवाइज शनाख्ती कार्ड ना होने की बुनियाद पे या नेशनलिटी सरेंडर करने की बुनियाद पे आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मसलन असला का लाइसेंस है, बाकी लाइसेंसेज हैं या प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स के इश्यूज हैं, उसमें भी आपके
पीओसी कहीं काम करता है कि नहीं करता, तब तो ये सारे आपके मामला ऑलरेडी रिजॉल्व है। बहुत शुक्रिया जी, मैं आप सबका दिली तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत मेहरबानी।